स्विफ्ट में कोडिंग करते हैं तो इनम्स तो रोज की बात होगी। पर क्या स्विफ्ट की इनम्स वैसे ही हैं जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होते हैं? बिल्कुल नहीं। इनके अंदर ना एक छिपी हुई शक्ति है और आज हम उसी शक्ति को अनलॉक करने वाले हैं। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। दूसरी लैंग्वेजेस में एनॉर्म्स बस ऑप्शंस की एक लिस्ट होते हैं, लेकिन स्विफ्ट में ये डेटा को मॉडल करने का पूरा टूल बॉक्स है। और यही वो चीज़ है जो इन्हें इतना खास बनाती है। तो सवाल ये है कि ये सारी पावर, ये शक्ति आती कहाँ से है? ये आती है रिच डेटा स्टोर करने की क्षमता से, मुश्किल से मुश्किल स्टेट्स को आसानी से मॉडल करने से, और सबसे मजेदार बात, हर केस के साथ अलग अलग तरह का डेटा जोड़ने की आज़ादी से। लेकिन जहां इतनी पावर होती है वहां थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या है? एसोसिएटेड वैल्यूज और रॉ वैल्यूज, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहां अच्छे अच्छे डेवलपर्स अटक जाते हैं। तो चलिए आज इस गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा ही देते हैं। तो शुरुआत करते हैं एसोसिएटेड वैल्यूज से। इन्हें ऐसे समझिए, ये है डायनामिक डेटा। मतलब एसोसिएटेड वैल्यूज एक तरीका है, एक जरिया है जिससे हम किसी इनम केस के साथ कुछ एक्स्ट्रा डायनामिक जानकारी अटैच कर सकते हैं। और ये जानकारी कब दी जाती है? जब हम उस केस का एक इंस्टेंस बनाते हैं। सबसे जरूरी शब्द यहाँ पर है डायनामिक। जरा इस कोड पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक नेटवर्क रिस्पॉन्स इनम है। देखिए, इसका जो सक्सेस केस है वो एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ फेलियर केस एक इंट और एक स्ट्रिंग दोनों को होल्ड कर रहा है। यही तो है इसकी खूबसूरती। एक ही इनम पर हर केस के लिए डेटा टाइप का ढांचा बिल्कुल अलग। और जब हम इनके इंस्टेंस बनाते हैं तब असली खेल शुरू होता है। देखिए, रिस्पॉन्स 1 में हमने सफलता का एक मैसेज पास किया जो एक स्ट्रिंग है, और रिस्पॉन्स 2 में एक एरर कोड जो कि एक इंटीजर है, और साथ में एक मैसेज। मतलब है तो एक ही इनम, पर हर इंस्टेंस अपने आप में एक बिल्कुल अलग डेटा का पैकेट लेके चल रहा है। यही तो मैजिक है एसोसिएटेड वैल्यूज का। तो फटाफट से रिकैप करें तो एसोसिएटेड वैल्यूज को इंस्टेंस बनाते समय डिफाइन किया जाता है। हर केस में अलग अलग तरह का डेटा हो सकता है, और ये बदलती हुई सिचुएशंस यानी डायनामिक स्टेट को मॉडल करने के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर चलते हैं, रॉ वैल्यूज। इन्हें आप फिक्स्ड मतलब पक्के लेबल्स की तरह समझ सकते हैं। रॉ वैल्यूज ये पहले से तय की गई कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, और ये हर केस को तब दी जाती हैं जब इनम को बनाया जाता है, मतलब डिक्लेयर किया जाता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है, सभी रॉ वैल्यूज का टाइप एक ही होना चाहिए, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। इस एग्जाम्पल को देखिए, डायरेक्शन इनम का रॉ वैल्यू टाइप क्या है? स्ट्रिंग। और हर केस जैसे नॉर्थ या साउथ, उसको एक फिक्स्ड वैल्यू दी गई है, जैसे एन या एस। सब कुछ पहले से तय है, कुछ भी रन टाइम पर नहीं बदल सकता। और इन फिक्स्ड वैल्यूज को निकालना भी बहुत आसान है। बस डॉट रॉ वैल्यू प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। जैसा कि हम देख सकते हैं, डेट डॉट रॉ वैल्यू हमें एन देता है, वही वैल्यू जो शुरू में ही सेट कर दी गई थी। सिंपल। तो रॉ वैल्यूज का सार क्या निकला? इन्हें इनम की घोषणा के साथ ही तय कर दिया जाता है। सारे केस एक ही रॉ वैल्यू टाइप शेयर करते हैं, और ये एक तरह से एक स्थायी पहचान, एक कांस्टेंट लेबल का काम करते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब आता है सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्सा, इन दोनों को आमने सामने रखकर इनके असली अंतर को समझना। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। पहला पॉइंट, इन्हें डिफाइन कब करते हैं? एसोसिएटेड वैल्यूज को इंस्टेंस बनाते वक्त और रॉ वैल्यूज को इनम डिक्लेयर करते वक्त। दूसरा, टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी। एसोसिएटेड वैल्यूज में पूरी आज़ादी है, जो चाहे टाइप रखें, पर रॉ वैल्यूज में नहीं, सबका टाइप एक ही होना चाहिए। तीसरा, इनका मकसद क्या है? एसोसिएटेड वैल्यूज का काम है रन टाइम पर एक्स्ट्रा डेटा रखना, जबकि रॉ वैल्यूज एक फिक्स्ड पहचान देने के लिए हैं। और आखिर में इनका बिहेवियर, एक पूरी तरह डायनामिक है तो दूसरा एकदम स्टैटिक, फिक्स्ड। अब जब हमने सारे अंतर देख लिए हैं, तो चलिए इन सब को एक साथ मिलाकर एक ऐसा सिंपल सा मेंटल मॉडल बनाते हैं जो हमेशा याद रहे। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, रॉ वैल्यूज को सोचें फिक्स्ड लेबल्स या आईडीज की तरह, और एसोसिएटेड वैल्यूज को सोचें डायनामिक एक्स्ट्रा डेटा की तरह जो हर केस के साथ जुड़ सकता है। बस
ये आसान सी एनालॉजी याद रखिए और फिर कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है, इसका क्या फ़ायदा है? ये पार हमें असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से मॉडल करने में मदद करती है। सोचिए, ऐप में अलग अलग लोडिंग स्टेट्स को मॉडल करना हो, या नेटवर्क से आने वाले अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स को हैंडल करना हो, या फिर ऐप के अंदर यूज़र के फ्लो को कंट्रोल करना हो। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल चीज़ है। तो अब जब स्विफ्ट इनम्स की इस छिपी हुई ताकत का राज खुल चुका है, तो सवाल ये है, अपने अगले प्रोजेक्ट में इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? कौन से कॉम्प्लेक्स स्टेट्स या नेटवर्क रिस्पॉन्स को अब और बेहतर तरीके से मॉडल किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?